आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान उमर बल्लास प्रोग्राम तारीख़ गवाह रहना के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ शख्सियात को ज़ेर बहस लाते हैं और इसमें शख्सियात में मुसलमान हुक्मरान भी होते हैं, बुज़ुर्गान दीन भी होते हैं, इस्लामिक जो मुफ़क्कर हैं, स्कॉलर्स हैं वो भी होते हैं, सिपा सालार्स भी होते हैं और नाज़रीन मुसलमान साइंसदान भी होते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ जो शख्सियात हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जिन्होंने कामयाबियाँ हासिल की होती हैं, बहुत से कारनामे सर अंजाम दिए होते हैं, उनको हम ज़ेर बहस लाते हैं। और नाज़रीन, आज की जो शख्सियत है वो एक बहुत ही बुलंद पाया शख्सियत पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें, अगर हम शायरी के हवाले से बात करें तो उम्मा के हवाले से बात करें तो एक शख्सियत सबसे बुलंद नज़र आती है, शायर मशरक़ हकीम उल उम्मत हज़रत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। नाज़रीन, हमने बचपन से इनके बारे में सुन रखा है और थोड़ा बहुत पढ़ रखा है और सारी ज़िंदगी हम यही ही सुनते आ रहे हैं कि इनके बारे में जितना भी पढ़ा जाए, जितना भी समझा जाए उतना ही कम है, क्योंकि इनकी शायरी के बेशुमार पहलू हैं। और इनकी जब उर्दू की बात करते हैं और जब शायरी की बात करते हैं और जब सियासी इनका जो शख्सियत का पहलू है उस पर बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें एक आइडियल की हैसियत में नज़र आती हैं। नाज़रीन, आज हम उनके बारे में बात करेंगे और जब ऐसी बड़ी शख्सियत के बारे में जब बात की जाती है तो किसी मोतबर शख्सियत को ही इनवाइट किया जाता है। और हमारे साथ आज हमारी खुशबख्ती है पाकिस्तान से प्रोफेसर डॉक्टर खालिद नदीम साहब मौजूद हैं। खालिद नदीम साहब का यकीनन नाम आपने सुन रखा है और इनके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मैं बल्कि हैरान हो रहा था कि एक ही शख्सियत ने इतने ज़्यादा माशाल्लाह कारनामे सर अंजाम दिए, ख़ास तौर पे लिखत पढ़त की अगर बात की जाए। खालिद नदीम साहब जो हैं वो इस वक्त जो है वो सदर शोबा हैं उर्दू और मशरक़ी ज़बानें यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा पाकिस्तान में। इसके अलावा जनाब उन्होंने इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, पंजाबी ज़बानों पे अबूर हासिल किया, बल्कि उनसे पूछेंगे ये हिंदी भी शामिल की है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। इनकी किताबें जो है हमारे पास हैं, तकरीबन 20 के करीब इन्होंने किताबें लिख रखी हैं और सबसे पहली जो किताब वो 1999 और दूसरी जो आखिरी अभी किताब जो है वो अभी 2020 में ही शाया हुई है। अल्लामा इकबाल के ऊपर इनकी बहुत सी किताबें और दीगर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर इनकी किताबें आपको मिलती हैं। आप एक बहुत बड़ी शख्सियत, आपने इंटरनेशनल मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस उसमें भी शिरकत की और डिफरेंट मुकालात जो हैं वो पाकिस्तान ना सिर्फ बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ जो जर्नल्स हैं उसमें लिखे और जिनकी तादाद भी अच्छी खासी है। तो सबसे पहले उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी डॉक्टर बहुत साहब, शुक्रिया उमर कैसी साहब। तबीयत है आपकी? आप ठीक हैं, मिजाज अच्छे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से। माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह। सारा काम ये है, ये जो मैं देख रहा था, ये सारा कोई एक टीम लंबी चौड़ी है या सिर्फ आपने ही सारा माशाल्लाह सर अंजाम दिया है? इतनी किताबें भी लिखी हैं, इतने आर्टिकल्स भी लिखे हैं, मकालात और पता नहीं क्या क्या। उमर साहब, इंसान जिस शोबे में भी हो, जब तक वो उसमें कमाल हासिल करने की कोशिश ना करे उसका नाम नहीं बन सकता। हमारे यहाँ तो बाज दस्तकार भी शहर में मारूफ हो जाते हैं सही। और अपनी मेहनत से सबकी निगाहों में इज्जत हासिल कर लेते हैं। तो इसी तरह लिखने पढ़ने का काम भी जो है ये अधूरा काम नहीं, ये शिर्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तक लिखने वाला सिर्फ एक तरफ तवज्जो ना दे, यकसुई के साथ लिखने पढ़ने की तरफ ना आए, वो इल्म अदब की खिदमत नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे उस्ताद गिरामी डॉक्टर रफीउद्दीन हाशमी ने एक बात कही थी कि वक्त की तकसीम और लम्हों का इस्तेमाल, अगर ये आप जान गए तो फिर आप कामयाब हो सकते। बहुत और यही वो बात है जो आज तक लेकर चल रही है। बहुत बड़ी बात। और यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब से मुलाकात रही है पाकिस्तान में और अल्लामा इकबाल के ऊपर उनका भी बहुत सारी उनकी खिदमात हैं। इनके साथ साथ जो प्रोफेसर अब्दुल जब्बार शाकिर है उनका नाम भी आता है, डॉक्टर तहसीन फ़राकी का नाम भी आता है, डॉक्टर रफ़ीक अहमद, बहुत सारे जो इतने आलम फाजल लोग जिन्होंने अल्लामा इकबाल के ऊपर बहुत सारी बातें की और बहुत सारी हमारे लिए एक रोशनी के मीनार हैं ये सारे। आप भी माशाल्लाह उनमें शुमार हैं। अच्छा, अल्लामा इकबाल की बात करने से पहले ये बताइए कि आपने हिंदी में भी माशाल्लाह, हिंदी लैंग्वेज, ये आपको ख्याल कैसे आया इसको सीखने के हवाले से, इसको पढ़ने के हवाले से? उमर साहब, मैं जब पीएचडी कर रहा था तो मेरा मौजू डॉक्टर अख्तर हुसैन रायपुरी थे
जो ठीक तरक्की पसंदों के बानी भी हैं। ठीक। उनकी इब्तदाई तहरीरें जो तनकीदी थी और मज़ामीन और अफसाने वो हिंदी में थी। सही। जब तक मैं हिंदी ना सीखता मैं उनके तहरीरों से इस्तेफादा नहीं कर सकता। ठीक लिहाजा मैंने उस वक्त हिंदी सीखने की कोशिश की और फिर इस हद तक मैंने उस पर अबूर हासिल किया कि कलाम इकबाल को भी देवनागरी में किया, जो अब इकबाल अकादमी ने शाया किया, जी। और फिर यकीनी बात है कि उसकी तकसीम हिंदुस्तान में हुई। सही सही। अच्छा, अल्लामा इकबाल की यकीनन आज का नाज़रीन ये बड़ा खूबसूरत हमारा ये प्रोग्राम होगा और मैं यकीनन इसमें फ़ख्र महसूस करूँगा, ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब ने जिस तरह मेरी रहनुमाई की इस प्रोग्राम को तरतीब देने में। ख़ास तौर पे इसके दो हिस्से होंगे, आज पहला हिस्सा है और इसके बाद दूसरा हिस्सा हमारा जो है वो इसके बाद होगा। पहले हिस्से में हम जो अल्लामा इकबाल की ख़ास तौर पे जो इनकी ज़ाती जो ज़िंदगी है, निजी ज़िंदगी है, ख़ानगी ज़िंदगी है, औलाद के हवाले से है, ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इस चीज़ को कवर करेगा। आपकी शख्सियत कैसे थी, आप घर में कैसे होते थे, आप बाहर कैसे होते थे, आप अपने खादमों के साथ उनका रवैया कैसा था, और जब वो यूरोप में गए तालीम कैसे हासिल की, वहाँ पे कौन कौन से ऐसे शख्सियात थीं वो उनसे मिले। तो ये एक पहलू होगा। जो हमारा दूसरा सेक्शन होगा वो अल्लामा इकबाल की जो फ़िक्री सेक्शन है, जो फ़िक्री उनकी जो तालीमात हैं, सियासी वाबस्तगी के हवाले से भी हैं और पाकिस्तान का ख्यालात हैं, वो सारी की सारी जो शायरी और वो जो एक संजीदा टॉपिक है वो सारा का सारा दूसरे हिस्से में होगा। तो डॉक्टर साहब ये बताइए सबसे पहले कि अल्लामा इकबाल का जो ख़ानदान है, उनके जो आबाओ अजदाद में पहले तो वो शायद ब्राह्मण थे, तो ये जो मुसलमान हुए ये कब हुए, कैसे हुए, आगाज कैसे हुआ? अल्लामा इकबाल अपने खानदान के बारे में वक्तन फ़वक्तन लिखते रहे, बताते रहे। जी। उनके मुताबिक उनका खानदान 15वीं सदी में मुसलमान हुआ और उसमें सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, जिन्हें बुर्ज शाह भी कहा जाता था, जी। उस दौर में जो तज़किरे लिखे गए ठीक। उसमें एक शख्स का, एक अल्लाह के वली का नाम लिखा गया, बाबा लोल हज। ठीक। लोल हज से मुराद है कि हज का आशिक, ठीक। और उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने 12 हज पैदल किए और इस वजह से उनका नाम मारूफ हो गया। ठीक। फिर उनके खानदान से एक नाम और मिलता है बाद में, जो शेख अकबर कहलाते हैं। ठीक। शेख अकबर के वाकयात इकबाल ने खुद तहरीर किए, जिससे ये पता चलता है कि उनके जो मुर्शिद थे उनको लोग इल्जाम दिया करते थे कि वो असली सैयद नहीं। जी। तो उनको बहुत दुख होता था और वो बहुत उससे बेचैन होते थे जो उनके मुर्शिद थे। इकबाल ने उनका नाम नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा कि एक दफा वो इंतहाई गुस्से में आ गए कि लोग मेरे नस्ब के बारे में सवाल करते हैं, तो वो एक चादर ओढ़कर आग में चले गए और अच्छा। जब वो वापस आए तो बिल्कुल सही सलामत थे। ये इकबाल ने क्योंकि खुद लिखा है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। जी। तो शेख अकबर उनके मुरीद हुए और फिर उन्हीं सैयद साहब की बेटी से उनका निकाह हुआ। सही। ये शेख अकबर जिनका इकबाल जिक्र करते हैं, उसके बाद कुछ पुश्तों का जिक्र नहीं किया जाता। और सही। फिर बताया जाता है कि उसके बाद इनका खानदान जो है वो शेख रफीक, जो इनके दादा थे, वो सिखों के मजालम से तंग आकर सियालकोट हिजरत कर आए। ठीक। और उन्होंने सियालकोट में 1861 में एक मकान खरीदा और कपड़े की एक दुकान बनाई। सही। ये दुकान जो थी कपड़े की, ये बहुत मारूफ हुई उस दौर में। सही। फिर उनके यहाँ इकबाल ने जो लिखा कि 10 बेटे पैदा हुए और फौत हो गए, अच्छा। कोई बेटा बचता नहीं था। जी। तो उस दौर में 11वां बेटा जब हुआ तो उस दौर की तवाहमात के पस मंजर में ये बात मैं अर्ज कर रहा हूँ जो इकबाल ने लिखी जी। कि उस दौर में ये किया गया कि इस बच्चे को नथ पहना दी जाए। ठीक। अगरचे उनका नाम नूर मोहम्मद रखा गया, लेकिन उस नथ पहनाने से उनको शेख नथू भी कहते थे। ठीक। और उसकी वजह यह बताई गई कि अगर नथ पहनाई जाएगी तो मौत का फरिश्ता जब आएगा तो इसे लड़की समझ के छोड़ जाएगा। अब तो अहमात में जो हकीकतें हैं हमें भी मालूम है, लेकिन बाज़ औक़ात वो लिंक कर जाती हैं किसी चीज से। तो शेख नूर मोहम्मद बच गए और जिंदा रहे।
ठीक। फिर उन्होंने अपने वालिद के साथ उसी दुकान पर टोपियां और कुलाह सीने लगे। ठीक। तो ये उनका खानदान है, जहां से फिर आगे शेख नूर मोहम्मद की औलाद, जिसमें से 4 बेटियां थीं और 2 बेटे। बड़े बेटे शेख अता मोहम्मद थे। ठीक। उनकी बेटियों के नाम जो है वो करीम बीबी थी, एक ताले बीबी, फातिमा और जैनब। तो ये जो बेटियां हैं और शेख अता मोहम्मद है, इसके अलावा एक बेटा था इकबाल से बड़ा, जो छोटी उम्र में ही फौत हो गया। तो इकबाल तीसरे नंबर पर थे, जो 1870 में, जो हमारे मुहक्किकीन ने लिखा है 1870 में पैदा हुए। ठीक। अच्छा, इनके जो वालिद साहब थे बड़े शेख नूर मोहम्मद बड़े मजहबी इंसान, किताबों में भी लिखा है। उनके ऊपर मजहब के जो असरात थे वो किस तरह नुमायां थे? कुछ ऐसे वाकयात भी हैं जो तारीख में मिलते हैं हमें? उमर साहब, इनके वालिद जो थे वो बाकायदा सूफी तो नहीं थे, लेकिन सूफियाना मिजाज के जरूर थे। ठीक। उन्हें इब्न अल अरबी की किताबों से बहुत शगफ था और वो अगरचे खुद नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन उसका दर्स लिया करते थे। और जहां कहीं सूफिया इकट्ठे होते या कोई महाफल होती तो वहां जरूर जाते जी। उनकी जिंदगी में 2-3 वाकयात ऐसे हैं जो उनके बारे में ये इस लाते हैं कि वो सूफियों के साथ रहते हुए और मजहबी पस मंजर की वजह से खुद भी उनमें कुछ ऐसी बातें आ गई थी जिन्हें हम समझते हैं कि वो उनके मजहबी होने की, उनके नेक सीरत होने की निशानियां हैं। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूंगा कि इकबाल की पैदाइश से पहले उन्होंने एक ख्वाब देखा और ये देखा कि एक मैदान है, उसमें एक सफेद बुराक कबूतर उड़ता फिरता है और वो कहीं बैठना चाहता है। ये और दीगर लोग खड़े हैं और चाहते हैं कि ये कबूतर उन्हें हासिल हो जाए, लेकिन वो कबूतर आकर शेख नूर मोहम्मद की झोली में बैठता है। तो जब वो ख्वाब बताते हैं तो उन्हें अंदाजा होता है कि जो आने वाला क्या है वो हमारे लिए नहायत बाबरकत होगा। एक तो ये बात। दूसरी बात इकबाल ने लिखी है और वो लिखी है उस वक्त की जब वो कॉलेज में पढ़ते थे। तो इकबाल कहते हैं कि मैं रोजाना सुबह उठ के फजर के बाद जब कुरान पाक पढ़ा करता था तो वालिद साहब बाद में घर तशरीफ लाते मस्जिद से और मुझे पूछते कि क्या कर रहे हो जी, क्या पढ़ रहे हो। तो इकबाल कहते हैं मुझे हैरत होती कि मुझे देखते हैं कुरान पढ़ रहा हूँ, फिर भी पूछते हैं क्या कर रहे हो या क्या पढ़ रहे हो। तो एक दिन पास बैठे तो कहने लगे कि बेटा क्या पढ़ रहे हो। तो मैंने कहा कि अब्बा कुरान पढ़ रहा हूँ। ठीक। तो वो ये कहते हुए उठ खड़े हुए कि इकबाल, कुरान को ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे तुम पर नाजिल हो रहा है। इकबाल परेशान हुए कि नाजिल तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ है, अब मुसलमानों पर तो वो जो नाजिल हुआ है वही उनको पढ़ने की बात की गई है और वही उनको उस पर अमल करने की बात की है जी। शेख नूर मोहम्मद ने कहा कि बेटा तुम क्या समझते हो कि कुरान नाजिल नहीं होता। जो शख्स हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना पर अमल करता है और फिर कुरान पढ़ता है, उसकी कैफियत वही हो जाती है। लिहाजा जो इस कैफियत में पड़ेगा कि जैसे उसके दिल पर नाजिल हो रहा है तो फिर वो उस पर अमल भी वैसा करेगा और वो फिर सही मुसलमान होने की कोशिश भी करेगा। तो ये उनके ख्यालात, उनकी गुफ्तगू ये जाहिर करती है कि वो जो मुरवजा सूफीइज्म है उससे हट करते और वो मजहब के साथ बहुत अच्छा और खासा लगाव रखते थे। जो बात कुरान के हवाले से उन्होंने कही ये खासी अहम जी, बिल्कुल ठीक। और ये जो अल्लामा इकबाल की अगर तरबियत की बात की जाए तो उसमें वालदा का कहते हैं जी बड़ा हाथ है और ख़ास तौर पे जो वालदा ने उनकी तरबियत में वो कौन से ऐसे पहलू थे जिस पे ख़ास जोर दिया था और ख़ास बातें जो है अल्लामा इकबाल को बताई थी? उमर साहब, उनकी वालिदा बहुत मुनज़्ज़म खातून थी जी। उनके वालिद साहब में एक सादगी भी थी, नर्म मिजाजी भी थी। ठीक। लेकिन इकबाल की वालिदा इमाम भी एक मुंतज़िम की सूरत में थी और उनकी शख्सियत में एक दबदबा भी था, लेकिन वो मिजाज के एतबार से ऐसी थी कि इलाके की जो जरूरतमंद बच्चियां होती थी, जो मोहताज घराने होते थे, उनकी बच्चियों को अपने घर पे रख लेती थी, 2-4 को, उनको सिलाई कढ़ाई सिखाती थी, उनकी तालीम व तरबियत करती थी और फिर उनकी शादी का इंतजाम करती थी। यूं वो
अपने घर में एक ऐसा माहौल बनाया था कि जिससे वो अपने इलाके में अपनी इलाके की बच्चियों को का देखभाल भी करती थी और उनकी जिंदगी के बारे में भी वो बहुत अच्छी तरह से मुआशरे में समझी जाती थी। लेकिन एक बात और भी है जी कि वो घर के माहौल को जिस तरह रखती, उसकी एक मैं मिसाल में आपके सामने पेश। जी प्लीज। एक वक्त ऐसा है कि घर में तंगदस्ती हुई तो शेख नूर मोहम्मद को उनके एक दोस्त ने, जो डिप्टी वजीर अली थे, जी रिटायर्ड आदमी थे, तो वो चाहते थे कि शेख नूर मोहम्मद मेरे साथ बैठे और गपशप होती रहे, कुछ तसव्वुफ की बातें हों, कुछ हम तबादला ख्याल होता रहे। तो उन्होंने शेख नूर मोहम्मद को एक मशीन लेकर दी, सिंगर मशीन। वो उस वक्त अव्वल हिंदुस्तान में आई थी। ठीक। और अपने घर पर उन्हें बुलाते कि आप मेरे कपड़ों का कोई घर का काम हो वो कर दिया करें, सिलाई वगैरह, तो मेरे पास बैठा। ठीक। शेख नूर मोहम्मद जब वहां जाने लगे तो इमाम भी को एक खदशा हुआ और उनका खदशा ये था कि शायद डिप्टी वजीर अली की आमदनी जो है वो जायज नहीं है। अब ये बात कहीं से सुनी उन्होंने, या एक अंग्रेजों से वो तनख्वाह ले रहे थे, या कोई और बात थी जी। तो वो उसे समझते थे कि शायद शेख नूर मोहम्मद की वहां से आने वाली आमदनी जायज नहीं। ठीक। इमाम भी ने ये किया कि अपनी जेब खर्च में से जो घर में पूंजी बची हुई थी उससे एक बकरी खरीदी, और इकबाल उन दिनों में शीरखार थे, तो उस बकरी का दूध उन्हें पिलाने लगे। इस हद तक मोहतात थी कि अपने बच्चे को की खुराक में कोई ऐसी चीज शामिल ना हो जाए जो उनकी नजर में हलाल नहीं थी। इस पर जावेद इकबाल ने लिखा है कि ऐसी बात नहीं थी, डिप्टी वजीर अली जो हैं वो ठीक आदमी थे और अच्छे आदमी थे, लेकिन लोगों ने जो मशहूर कर दिया तो ये उस हवाले से बात सामने आई। बहरहाल इससे इमाम भी का जो एहतियात है, उनका मुहतात रवैया अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से, वो सामने आता। सही। यकीनन ये छोटी छोटी चीज़ें आज तो मेरा ख्याल हम जिंदगी में बिल्कुल इनको अहमियत नहीं देते, लेकिन आपने दुरुस्त कहा कि अगर औलाद की तरबियत में अगर रिज़्क़ हलाल के ऊपर अगर जोर दिया जाए, और जो कि आज भी अगर देना चाहें अगर हम दे सकते हैं, माहौल ऐसा है कि हम इस चीज़ पे बिल्कुल जो है वो मादियत परस्ती के ऊपर चले गए हैं और हमारे जो तरजीहात हैं वो डिफरेंट हो गई हैं, तो फिर वो वाकई अल्लामा इकबाल ही पैदा होते हैं अगर आज भी वैसी ही सारी चीज़ें आ जाएँ। ये बताइए कि इनके वालिद साहब ने आपको इब्तदाई तालीम के लिए एक मदरसे में दाखिल करवाया था, लेकिन बाद में सैयद मीर हसन जो है उन्होंने फिर मशवरा दिया, स्कॉच मिशन कॉलेज स्कूल जो था उसमें दाखिल करवा दिया गया था। उसकी वजह क्या थी? उन्होंने क्या मशवरा क्या दिया था कि मदरसे से उठा के एक जो दूसरा मिशन स्कूल है वहाँ दाखिल करवा दिया? और इस चीज़ के क्या अल्लामा इकबाल की शख्सियत से कोई असरात भी थे? जी जी फरमाइए। जी, क्योंकि शेख नूर मोहम्मद उस वक्त जब इकबाल को मदरसे में दाखिल करवाया जा रहा था तो वो मुलाजमत कर रहे थे। इकबाल से वो 18 बरस बड़े थे। ठीक। तो जब इकबाल मदरसे में दाखिल करवाए गए होंगे तो वो 20-22 साल के 23 साल के होंगे। ठीक। तो जब शेख नूर मोहम्मद ने ये देखा कि शेख अता को, बड़े बेटे को, दुनियावी तालीम दिलाने के बाद उसके मिजाज में एक सख्ती आ गई और वो दीन के कामों की तरफ उस तरह तवज्जो नहीं दे रहे जैसे शेख नूर मोहम्मद चाहते थे, तो उन्होंने इससे ये नतीजा अखज किया कि मैं अपने छोटे बेटे को दुनियावी तालीम की बजाय मदरसे में दाखिल करवाऊंगा। तो उन्होंने मकामी तौर पर मौलाना गुलाम हुसैन की के मदरसे में दाखिल करवाया, जहां वो पढ़ते रहे। कमोबेश 1 साल वो वहां पढ़ते रहे कि एक दिन ऐसा हुआ कि सैयद मीर हसन मौलवी साहब के पास आए किसी काम से जी, और वहां देखा कि एक ऐसा बच्चा भी है जो कुछ शनासा महसूस होता है और सुर्ख सफेद रंग का खूबसूरत बच्चा। तो उन्होंने कहा कि मौलवी साहब ये बच्चा किसका है? तो कहने लगे, उन्होंने बताया कि ये आपके दोस्त शेख नूर मोहम्मद का बेटा है। ठीक। मीर हसन वहां से उठे और शेख नूर मोहम्मद के पास आ गए और उनसे कहा कि आपने इकबाल को, अपने बेटे को मदरसे में दाखिल करवाया, उसे मेरे पास भी, क्योंकि वो स्कॉच मिशन स्कूल में थे। तो शेख नूर मोहम्मद बहुत इससे खौफजदा थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मिशन स्कूल में इस बच्चे की तालीम के जरिए से इसके सीरत पर, इसके किरदार पर, इसकी सोच पर, इसकी फिक्र पर कोई मनफी असरात मुरतब हो। चुनांचे वो नहीं मानते।
लेकिन जब मीर हसन ने कहा कि मैं सारा दिन वहीं रहता हूं और ये मेरे पास ही रहेगा, मैं ही इनकी क्लास पढ़ाऊंगा, तो फिर शेख नूर मोहम्मद ने इस बात को तस्लीम कर लिया। चुनाचे उसके नतीजे में इकबाल को मदरसे से उठा लिया गया और वो स्कॉच मिशन स्कूल में शेख सैयद मीर हसन के ज़ेरे साया तालीम हासिल करने लगे। लेकिन ये देखिए कि उसमें इकबाल ने बाद में जो कुछ कहा वो भी ऐसी बातें हैं कि जिससे उनको ये एक ख्याल रहा कि काश वो दीन की तालीम हासिल करते तो उसके जरिए से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यादा खिदमत कर सकते जी। एक खत मैं आपके सामने उसके थोड़ा सा इक़्तिबास देना चाहूंगा जी। इकबाल ने अपनी बहन के नाम लिखा 1919 में, ठीक, दिसंबर 1919 में खत लिखा अपनी बहन के नाम करीम बीबी के नाम। एक तो करीम बीबी उनकी अहलिया थी लेकिन उनकी बहन का नाम भी करीम बीबी था। तो उन्हें जो खत लिखा वो मैं, अगर आप इजाजत दें तो वो मैं उसके चंद जुमले आपको पढ़ के सुनाऊं कि मैं जो अपनी गुज़श्ता जिंदगी पर नजर डालता हूं तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैंने अपनी उम्र यूरोप का फलसफा पढ़ने में गंवाई। खुदा ताला ने मुझको कवायद दिमागी बहुत अच्छे अता फरमाए थे। अगर ये कवायद दीनी उलूम के पढ़ने में सर्फ होते तो आज खुदा के रसूल की मैं कोई खिदमत कर सकता। और जब मुझे ख्याल आता है कि वालिद मुकर्रम मुझे दीनी उलूम पढ़ाना चाहते थे तो मुझे और कलत होता है के बावजूद इसके कि सही राह मालूम थी, वक्त के हालात ने इस राह पर चलने ना दिया। बहरहाल जो कुछ खुदा के इल्म में था हुआ और मुझसे जो कुछ हो सका मैंने किया, लेकिन दिल चाहता है कि जो कुछ हुआ इससे बढ़कर होना चाहिए था और जिंदगी तमामों कमाल नबी करीम की खिदमत में बसर होनी चाहिए। क्या बात, जबरदस्त, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये यकीनन हालांकि इकबाल की जो शायरी जब पढ़ते हैं और बहुत सारे जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो हवाला भी देते हैं और वो कहते हैं कि ये सारी की सारी जो शायरी है ये अल्लामा इकबाल ऐसे लगता है कि कुरान पाक की आयात को पढ़ के उन्होंने शायद जो है शेर गोई की है। और मुख्तलिफ मसाले भी हमें मिलती हैं। जब वो इंटरव्यू भी आगे दूसरे हिस्से में हम वो बात करेंगे, जब उनके वली बख्श वो कहते थे ना कि शेर गोई जब होती थी तो बाद औक़ात वो कुरान पाक को भी बार बार मंगवाते थे और वो पढ़ते थे। फिर उनकी कोई भी दिन ऐसा नहीं था तहज्जुद के बगैर उनका दिन जो आगाज़ नहीं होता, उनका हर दिन तहज्जुद के साथ, फजर के साथ और कुरान पाक के साथ। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि अल्लामा इकबाल इससे और ज़्यादा आगे जो है वो दीन को सीखना, पढ़ना और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को और ज़्यादा मजबूती के साथ और तहकीकी अंदाज से करना चाहते थे। अच्छा ये बताइए कि जब अल्लामा इकबाल जो है वो हमें शायरी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें किस उम्र में ऐसा महसूस हुआ कि अल्लामा इकबाल जो है ये एक शायर भी हैं और ये आने वाले एक बेहतरीन जो शायर मशरक़ कहलाएंगे? ये किस उम्र में हमें यह तारीख़ की किताबों में मिलता है कि पहली दफ़ा मंजर आम पे आए? जी, इकबाल उस वक्त मिडल में पढ़ते थे, ठीक, और सैयद मीर हसन के साथ थे। एक दिन ये हुआ कि मीर हसन ने अपना भांजा एहसान उसका नाम था जी, इकबाल से कहा कि इसे उठा लो और मेरे साथ। इकबाल चलने लगे। बच्चा जरा वजनी था। इकबाल कहीं थक गए और रुक गए और बच्चे को उतार दिया। ठीक, तो सैयद मीर हसन ने मुझे देखा तो इकबाल ठहरे हुए थे। तो उन्होंने कहा, मीर हसन ने, क्योंकि वो शायरी से बहुत शगफ रखते थे जी, तो बात कही लेकिन वो मौजू थी और कहने लगे कि इसकी बर्दाश्त में दुश्वारी है। इकबाल के शायराना रंग का पहला आगाज वहां हमें नजर आता है। मीर हसन ने कहा कि इसकी बर्दाश्त में दुश्वारी है तो इकबाल ने कहा तेरा एहसान बहुत भारी है। क्या? ये पहला मौका था जब इकबाल से मौजू कलाम सामने आया। और फिर इकबाल अभी मैट्रिक में थे कि उनकी शायरी छपने लगी थी। दिल्ली के एक जरीदा था दिल्ली का ज़बान, उसमें जो हमें अभी तक चीजें मिलती हैं उसमें पहली गजल सितंबर 1893 की है। ठीक, और उसमें उन्होंने उनकी गजल के दो शेर में आपको सुनाता हूं जो एक आम नौजवानों जैसे शेर हैं जिसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे मुस्तकबिल का इकबाल नजर आता हो। अपने दौर के हवाले से जैसी शायरी चल रही थी, डाक दहलवी की शोहरत थी, तो उनके दो शेर है कि आबे तेगे यार थोड़ा सा ना लिख कर रख दिया,
जी। बागे जन्नत ने खुदा ने आबे कौसर रख दिया। हंस सही। के पूछा उस सनम ने, कौन है तेरा रकीब? मैंने उसके सामने आईना लेकर रख दिया। तो क्या? इससे जाहिर होता है कि वो दाग का रंग उनके यहाँ था, दाग दहलवी का दौर था। जी। उसके चंद महीने के बाद फरवरी 1894 में उनकी एक और गजल शाया हुई। ठीक। उसमें भी आप देखिएगा कि इब्तदाई रंग जो है उनका वो नजर आता है कि जान देकर तुम्हें जीने की दुआ देते हैं, जी। फिर भी कहते हो कि आशिक हमें क्या देते हैं। सही। गर्म हम पर कभी होता है जो वो बुत इकबाल, सही। हजरत दाग के अशार सुना दी। सही। तो ये उस दौर का इकबाल है जो अभी मैट्रिक का तालिब इल्म है, और जब वो शायरी शुरू करते हैं तो अपने दौर के मारूफ शायर दाग दहलवी का रंग लिए हुए हैं। उस दौर में 95 में उनका एक शेर है जो उनका नया रास्ता निकलता हुआ नजर आता है, जी। जब उन्होंने कहा कि मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए हाँ। कतरे जो थे मेरे के इन पाल के। तो एहसास होता है कि अब इकबाल एक अलग राह इख्तियार करने हाँ, वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये भी एक वाकया आमतौर पे जब हम कभी हमने सुन रखा है कि इकबाल देर से आता है, वो वाला जो वाकया है, ऐसा भी कहीं मिलता है? जब एक दफा लेट आए तो पूछा कि इकबाल देर से क्यों है, तो आप इल्लामा इकबाल ने कहा कि इकबाल देर से आता है, ऐसी असल में बात ये भी है? हकायक जो है ये मारूफ भी हो गई है। मैं इसे अभी तक जो है वो किसी तहकीकी जाविये से नहीं देख सका, और किसी तहकीकी किताब में इस जी। पर मुझे कोई जुमला नहीं मिला। लेकिन ये बात इतनी मारूफ है कि अगर ना भी हो तो इतनी सच्ची लगती है हाँ, कि इकबाल देर से ही आता है। इकबाल देर से आता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। उनकी 1895 में इकबाल बल्कि उससे पहले पहले उनकी शादी की बात कर रहे हैं, ये तो लाहौर आए उससे। अब ये बताइए कि इकबाल की शादी कब हुई और किस खानदान में हुई, और ये मामला कैसे तय पाया? उमर साहब, इकबाल की शादी आज हम बात करेंगे तो बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है, सही। लेकिन क्योंकि उस दौर में छोटी उम्र में ही शादियां होती थी, ठीक। तो इकबाल की शादी उस दिन हो रही थी जब उनके मैट्रिक का रिजल्ट आ रहा था। ठीक। 1893 की बात है। ठीक। तो इकबाल का रिजल्ट आ रहा है और बारात गुजरात जा रही है। अच्छा। उनकी शादी हुई, उस वक्त के मारूफ सर्जन थे, ठीक। बहुत कामयाब इंसान, सर्जन डॉक्टर शेख अता मोहम्मद। उनके भाई का नाम भी शेख अता था, तो ये भी शेख अता थे, लेकिन इनके साथ हाफिज भी है, ठीक। हाफिज डॉक्टर शेख अता मोहम्मद। ठीक। तो सर्जन थे उस दौर में। उनकी बेटी करीम बीबी जी। अपने दौर के हिसाब से वो पढ़ी लिखी नहीं थी, ठीक। अगरचे सर्जन की बेटी थी लेकिन पढ़ी लिखी नहीं। दूसरी बात यह है कि इकबाल से वो 3 साल बड़ी, ठीक। 2-3 साल बड़ी थी। इकबाल की शादी जब हुई तो एक दो चीजें ऐसी हैं जो हमें नजर में रखनी चाहिए जी। कि इकबाल मैट्रिक में थे, और ये कोई उम्र ऐसी नहीं कि जिससे अंदाजा हो सके कि ये बच्चा कल को क्या बनेगा। ठीक। इसलिए किसी अनपढ़ लड़की से शादी कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं। ठीक। दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि शेख नूर मोहम्मद टोपियां सीते थे, जी। चादरें बेचते थे, और ठीक। मेहनत मजदूरी और ये सूफियाना एक मिजाज था। और दूसरी तरफ एक सर्जन की बेटी थी। सर्जन की आज भी अहमियत है, और ठीक। मेरे ख्याल में किसी भी मुआशरे में सर्जन एक अहम नाम होता है। बिल्कुल। तो उस दौर में एक सर्जन की बेटी से शादी होना, तो दोनों घरानों में मुआशी तफावत जो है वो भी हमें पेश नजर रखना है। ठीक। और उम्रों का जो फर्क है, लड़के ठीक। की उम्र कम होना और लड़की की उम्र ज्यादा होना, इसमें भी नफसियाती मसाइल हैं। तो इस पर बात हम इंशाल्लाह आइंदा करेंगे। तो ये गुजरात में इनकी शादी हुई थी, और उस वक्त इकबाल मैट्रिक में। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद 1895 में, जिस तरह आपने कहा 93 में शादी हुई और 95 में इकबाल फिर लाहौर आ गए, और लाहौर में फिर उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से बीए में और एमए में फ़लसफ़े किया, फ़लसफ़ा की डिग्री ली। उस दौर का इकबाल कैसा था? जो लाहौर की अगर बात करें, कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, और सरगर्मियाँ कैसी थीं? अब तो इकबाल एक बड़ा, अब यूँ कहने के जवान है, जो जिसने एक फ़लसफ़ा में डिग्री ली हुई है। तो वो उस दौर का इकबाल कैसा था? किस किस्म की सरगर्मियाँ थी?
जी इकबाल जब लाहौर में गए हैं तो वो अपने शायरी के आगाज के बाद गए। ठीक उसमें लाहौर पहुंचने वाला इकबाल शायरी की सूझबूझ भी रखता है और वो सियालकोट में ही मुशायरों में जाने आने लगे थे। जब ठीक लाहौर आए हैं तो उनको एक हल्का अहबाब मिल गया और हकीम शिजाउद्दीन मोहम्मद जो थे उनकी बैठक में अदबी महफिलें होती थी और इकबाल उन मुशायरों में उन अदबी महफिलों में जाया करते। ठीक फिर वो पेशावर चले गए हकीम साहब, तो फिर शहबाजुद्दीन जो थे उनकी बैठक अदबी महफिल बनी। अब इकबाल वो शायरी कर रहे हैं, यकीनी बात है कि जो अभी दाग दहलवी के दौर की थी। अब इकबाल एक थोड़ा सा नया जायका लेने लगे और उनको अपने कश्मीरी होने और कश्मीरी मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म पर तशवीश होने लगी। तो वो एक अंजुमन जो थी, अंजुमन कश्मीरी मुसलमान, उसमें शामिल हो गए और यूं इकबाल इब्तदाई शायरी से आगे कश्मीरी कौम की मजलूमियत को लेकर आगे बढ़े। उस दौर में इकबाल ने कश्मीरियों के हवाले से कुछ नज़में लिखी जिससे इकबाल के फिक्र में वसअत आई और वो रवायती रंग से इंसानी हमदर्दी की तरफ, अपनी कौम की हमदर्दी की तरफ गए। यहां भी इकबाल ने जब एक वक्त में देखा कि जो बात वो कहना चाह रहे हैं वो भी यहाँ नहीं कही जा सकती, और उनके दोस्तों ने भी मशवरा दिया कि आपको लाहौर की बड़ी तंजीम अंजुमन हमायत इस्लाम की तरफ जाना चाहिए जी। फिर इकबाल ने उनसे वाबस्तगी जब इकबाल की हुई तो इकबाल को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया। ठीक। और फिर इकबाल, जैसा कि मैंने अर्ज किया, दाग दहलवी से वो कश्मीरी मुसलमानों की तरफ आए और कश्मीरी मुसलमान जब वो अंजुमन हमायत इस्लाम की तरफ आए तो फिर उन्हें पूरी मुसलमान कौम नजर आने लगी। फिर हिलाल ईद और इस तरह की नज़में जो लिखी उन्होंने, बड़ी अहम नज़में और हजारों के मजमे के सामने सुनाई। तो फिर इकबाल के जहन को, उनके कल्ब को वसअत मिली और उनकी शायरी को नए मौजूआत मिले। और फिर इससे आगे जब इकबाल बढ़े तो वो एक फितरत निगारी की तरफ आए और फितरत निगारी से भी आगे बढ़कर वतन परस्ती की तरफ आए। तो यूं इकबाल इब्तदा से अपने अंदर वसअत पैदा करते करते ऐसी स्टेज पर आ गए कि जब वो यूरोप जा रहे थे तो पूरी तरह हिंदुस्तान में मारूफ हो गए थे। और बिलखसूस उनका तराना हिंदी जो है और नया शिवाला, हिंदुस्तानी बच्चों का गीत, ये इतने मकबूल थे कि बगैर बिला इम्तियाज मजहब हर कोई ये समझता था कि इकबाल हमारा शायर है। ठीक। अच्छा, ये अब उनके साथ साथ हम चूंकि घरेलू जिंदगी भी हम डिस्कस कर रहे हैं ख़ास तौर पे। अच्छा, ये बताइए, शादी जो है ये इनके आपस में कुछ इख्तलाफात भी पैदा होना शुरू हो गए और उनकी क्या नोयत क्या थी? और ये वो दौर था जब घरेलू जो मोहतरमा इकबाल, अल्लामा इकबाल की बेगम के साथ जो मामलात थे, आप क्या समझते हैं? किताबें, जो तारीख क्या कहती है? क्या वो मतलब ऐसी लाओबाली थी किसी एक तरफ से? क्या कहते हैं आप? नहीं उमर साहब, इसमें कुछ चीजें जो है हम उस वक्त देख रहे होते हैं जब चीजें पुख्ता हो जाती। ठीक। और जिस दौर में वो चीजें हो रही होती हैं वो नापुख्तगी का दौर है। ठीक। इकबाल 1893 में अलामा नहीं थे जी। तो जब उनकी शादी हुई वो मैट्रिक में थे और उनकी अहलिया भी देखती थी कि एक मैट्रिक का तालिब इल्म है। फिर वो 95 में लाहौर आ गए। जी जी। तो लाहौर में एफए करना, बीए सियालकोट से एफए करके लाहौर में आकर बीए करना, ये कोई ऐसी बात नहीं। उस वक्त कई बच्चे आते होंगे और पढ़ते होंगे। ठीक। लेकिन जो असल मसाइल हुए हैं वो ये है कि इकबाल लाहौर में थे और करीम बीबी सियालकोट में थी। ठीक। और ये भी ऐसी बात नहीं कि वो सियालकोट और लाहौर में थी तो कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन इसमें चंद मसाइल हैं जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा। वो ये कि इकबाल लाहौर में है तो सियालकोट में करीम बीबी जिस घर में रहती हैं वहां उनके जेठ की हुकूमत है। ठीक। शेख अता मोहम्मद अपनी वालदा के मिजाज की तरह एक मुंतजिम थे और घर को वही खर्चा देते थे। इकबाल के भी अखराजात वही बर्दाश्त करते थे, लिहाजा उनकी आवाज में भी वजन था। फिर वो फौज में थे और नज्मो ज़ब्त के बड़े पाबंद थे। तो इकबाल के जो बच्चे, बड़ी बेटी 1896 में पैदा हुई और फिर बेटा जो है 1898 में पैदा हुआ। फिर वो बच्चे बढ़ने लगे और इकबाल लाहौर में हैं। 1904 तक इकबाल लाहौर में रहे हैं और फिर वो यूरोप चले गए।
तो 1908 तक का ये दौरानिया है। और आप देखिए कि करीम बीबी ये किसी मुफक्कर की बीवी नहीं थी, एक शौहर की बीवी है जी और बीवी के अपने मुतालबात हैं। बिल्कुल इसमें मुआशी मसाइल भी हैं, नफ्सियाती मसाइल भी हैं। जी मैं अर्ज करूंगा कि मुआशी मसाइल ये हैं कि एक बीवी अपने शौहर की गुर्बत बर्दाश्त कर सकती है, ठीक लेकिन शौहर के अलावा किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती। ठीक जरूरत बताने में भी उसे हिचकिचाहट होती है। जी यकीनी बात है कि करीम बीबी इस तमाम अरसे में 93 से लेकर 8 तक दूसरों की दस्ते नगर रही होंगी। ठीक फिर उनके बच्चे, माँ शौहर को भी इजाजत नहीं देती कि उसको बच्चों को कुछ कहा जाए। ठीक से जाए कि शेख अता जो नज्म जब्त के कवायद के बहुत पाबंद थे, जी तो वो डांटते ही नहीं थे, बाज औकात वो एक आध ढोल भी लगा देते थे। ठीक तो यूं इकबाल के साथ तो बात अलग है। करीम बीबी उस घर में अपनी हस्ती की नफी महसूस करती होंगी। जी वो शौहर को अभी बरसरे रोजगार नहीं देख रही होंगी, घर पे हुकूमत जेड़ की देखती होंगी। सही तो वो इन तमाम बातों को अगर हम लेकर चलें जी तो हमें इन इख्तलाफात की समझ आती है। और फिर जब इकबाल यूरोप से वापस आते हैं तो भी समझ में बात आती है कि इकबाल यूरोप भी देख चुके, जी फिर अतिया और एमा को भी देख चुके, जी और करीम बीबी के गिले और शिकवे जो अगरचे हक जानब थे वो भी देख रहे हैं। तो मिजाज में जो फर्क पड़ गया वक्त के साथ साथ, सही उसकी वजह से फिर इख्तलाफ जो है वो ज्यादा होते गए। तो इस पर बात आगे करेंगे क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो कबल जी वक्त हो जाएंगी। जी जी बिल्कुल। अभी आपने बात की है और नाम लिया है अतिया फैजी का खास तौर पे, तो इनका किरदार जो है ये किस मरहले में सामने आता है और इसका क्या इसमें कोई अमल दखल उसका भी है? अतिया एक हमारे सफीर थे हिंदुस्तान के तुर्की में, हुसैन अफंदी। ठीक ये बहुत बड़ी शख्सियत थे और उस दौर में इनकी तिजारत यूरोप तक फैली हुई। ठीक बम्बई में ये मुकीम थे ठीक और शिबली ने 1892 में जब इस्तांबुल का दौरा किया था तो तब इनकी मुलाकात हुई। ठीक अतिया इकबाल से 2 साल बड़ी थी। माजरत चाहूंगा, अतिया इकबाल के ये है कि इकबाल की उम्र थी और इकबाल जब यूरोप गए थे 1907 में इनकी मुलाकात हुई थी। जी और इस मुलाकात के बाद अतिया और इकबाल की मुलाकातें होती रही और वो जर्मन में जब इकबाल गए तो एक टीम के साथ गए, दोस्त सहबाब भी गए और इसमें अतिया भी थी। ठीक फिर वहां एम ए वाकानास के साथ इनकी मुलाकातें हुई, तकरीबात हुई। फिर जब इकबाल यूरोप से वापस आ गए उस वक्त भी अतिया इकबाल को आवाज देती रही, बम्बई बुलाती रही, हत्या कि उनकी वालिदा फौत हुई तो भी उन्होंने कहा, लेकिन इकबाल किसी न किसी वजह से ना जा सके। हत्या कि अतिया नाला हो गई और उन्होंने नाराजगी का खत। ठीक इकबाल इसके बावजूद बम्बई नहीं जा सके और फिर 1921 में जब इकबाल यूरोप आने लगे तो उनकी वहां मुलाकात। सही। तो ये जो ख़ास तौर पे ये जो दोस्ती थी, बुलाने का मकसद क्या था और फिर जो आगे जो है वो एमा वेगनास जो है उनका ताल्लुक भी, तो मुझे ये सारा कुछ एक दोस्ती के तनाजुर में था या इकबाल की शख्सियत इस कदर हो गई थी कि वो इंस्पायर कर देती थी हर एक को? मैं अर्ज करूंगा कि अतिया बेगम जो हैं जी ये एक ही वक्त में मुख्तलिफ शख्सियात के साथ इनके इल्मी ताल्लुकात भी थे और शख्सी ताल्लुकात भी यूं थे कि शिबली नोमानी के साथ भी जी इनकी खत किताबत थी, उसी दौर में इकबाल के साथ थी। बल्कि चंद और शख्सियात का, अहम शख्सियात का नाम लिया जाता है जिससे अतिया की कुछ खत किताबत रही। बाज़ हमारे मुहक्किकीन ये समझते हैं कि अतिया इन अकाबिर के साथ ताल्लुकात को यूं उस्तवार करती थी कि उनके इन अकाबर के साथ अतिया का नाम भी बड़ा हो। ठीक तो ये बात सही साबित हुई और उसके बाद हम जब शिबली के खतूत देखते हैं जो अमीन ज़ुबैरी ने मुरतब किए थे, उसमें शिबली के साथ उनकी जो गुफ्तगू है उसी अरसे में इकबाल के साथ भी गुफ्तगू चल रही है। बल्कि बाज़ मकामात पर यूं लगता है कि एक ही जैसी गुफ्तगू दोनों की तरफ हो रही है। ठीक तो ये जो अतिया का मामला था इसमें
अतिया ने कोशिश की, लेकिन इकबाल इस बात को इसलिए पसंद नहीं करते थे कि इकबाल समाजी जिंदगी की खातून को अपने लिए किसी दौर में भी उन्होंने पसंद नहीं किया, और वो हमेशा ये समझते थे कि एक ऐसी खातून ही उनकी बीवी बन सकती है जो उनके खानदान को लेकर आगे चल सके। तो इस सिलसिले में अतिया का नाम भी आता है। एमा वैगनास की इन्होंने जर्मन जबान सीखी थी उनसे, और एमा वैगनास के नाम जो इनके खत हैं, जिनमें 17 खत जर्मन में हैं और 10 खत अंग्रेजी में हैं, उन खतों से जो महसूस होता है वो ये है कि अतिया की निस्बत इकबाल एमा को ज्यादा आवाज देते हैं। ठीक। इकबाल ने 1908 से लेकर 1933 तक एमा को खत लिखते हैं, जिसमें एक तवील वक्फा भी आता है। ठीक। जब यूरोप से आगे उसके बाद तो उन्हें खत लिखते हैं और यहाँ तक लिखते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं सब कुछ बेच के यूरोप जर्मन आ जाऊं और अपना घर जर्मन में बनाऊं। फिर वो जब इंग्लैंड से आते हैं वापस तो कहते हैं कि मैं आपसे दोबारा मिलना चाहता हूं, लेकिन फिर बाद वजह से उन्हें जल्दी लौटना पड़ता है। फिर जब 32 में वहां से वापस आते हैं तो भी कहते हैं कि खत लिखते हैं एमा को कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, और दरियाए नीकर के किनारे हम जब गोइठे पर गुफ्तगू करते थे उन लम्हों को याद करना चाहता हूं, तो भी नहीं जा सके। और फिर 33 में जब गए तब भी उन्हें खत लिखा एमा को कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, लेकिन मिल नहीं सके। गोया 1908 के बाद इकबाल चाहते हुए भी से मुलाकात नहीं कर सके। इकबाल के एक माहिर गुजरे हैं जो बर्मिंघम में रहे हैं, फिजिक्स के प्रोफेसर थे, डॉक्टर सईद अख्तर दुरानी। अभी पिछले साल ही उनकी रहलत हुई है। उन्होंने अपनी किताब इकबाल यूरोप में उसमें जिक्र किया है उनकी मुलाकात हुई थी एमा वैगनास की भतीजी से, जो खुद ज़ैफ़ुल उम्र थी। ये 1960 के इशरे की बात है। ठीक। तो सईद अख्तर दुरानी कहते हैं कि उन्होंने बताया था उनकी भतीजी ने कि हमारे खानदान में एक बात मशहूर है कि 1908 में एमा हिंदुस्तान जाना चाहती थी। ठीक। और उनके भाई ने उन्हें अकेले हिंदुस्तान जाने से रोक दिया था और यूं वो एमा हिंदुस्तान नहीं आ सकी। तो सईद अख्तर दुरानी का ख्याल है कि ये वही दौर है इकबाल के वापस आने का। तो शायद इसमें ये इम्कान मौजूद है कि इकबाल और वो शादी करना चाहते थे, लेकिन वो अपने भाई के रोकने से रुकी रही। फिर उन्होंने सारी जिंदगी शादी नहीं की। सही। ये बात अहम है कि एमा वैगनास ने फिर शादी नहीं की। ठीक। इकबाल का जो जर्मनी के हवाले से जो बात की है, जर्मन आना जिस तरह आपने भी कहा उनकी तहरीर से भी मिलता है और ख़त किताबत से भी कि वो जर्मन जाना चाहते थे। ये जर्मन का इसका मतलब है कि एमा का इसमें खासा असर है, ना कि गोएटे की बात करें और बाद में फिर जर्मनी की लैंग्वेज और कल्चर की बात करें, तो ये एमा का हिस्सा ज़्यादा नज़र आता है। ऐसे ही है ये एमा वैगनास की सूरत में वो समझते थे कि जर्मन औरतें हिंदुस्तानी औरतों की तरह वफादार हैं। वफा के हवाले से उन्हें ऐसा एहसास होता था कि जर्मन में वो चीज मिल सकती है, और वो इसीलिए शायद जर्मन में अपना घर बनाना चाहते थे। बाज़ खतों में उन्होंने लिखा कि मैं यहाँ कुछ पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, अगर जब इतने हो गए तो मैं फिर वहां आ जाऊंगा। और फिर कहती हैं कि अगर मुझ पर मेरे भाई का एहसान ना होता और मुझे सब की कफालत ना करना पड़ती तो मैं जरूर जर्मन ना करता। उन्होंने वहां जर्मनी में एक चीज जो नज़में हैं जिससे बहुत सी अहम परतें खुलती हैं। एक शाम इकबाल की नज़्म है जो बांगे दरा के दूसरे हिस्से में है जी। उसमें उन्होंने चंद अशार जो है मैं आपके सामने पेश करूंगा कि उन्होंने कहा कि खामोश है चांदनी कमर की, शाखें हैं खामोश हर शजर की, वादी के नवा फरोश खामोश, कोहसार के सब्ज पोश खामोश, फितरत बेहोश हो गई है, आगोश में शब के सो गई है, कुछ ऐसा सुकूत का फसूं है, नीकर का खराम भी सकूं है, कारों का खामोश कारवां है, ये काफिला बेदरा रवां है, खामोश है ओहो दश्तो दरिया, कुदरत है मुराकबे में गोया, ए दिल तू भी खामोश हो जा,
आगोश में गम को लेके सो जा। ये नज्म, इसी तरह उनकी उस दौर की कुछ नज्में ऐसी हैं जिसमें चंद एक के मैं नाम आपके सामने पेश करूंगा कि उसमें इश्क है, विसाल है, तन्हाई है। इन नज्मों को अगर हमारे नाज़रीन पढ़ेंगे तो उन्हें महसूस होगा कि उस दौर में इकबाल की कैफियत क्या। ठीक। अच्छा, ये तो अगर इन सारे जो ये ज़ाती नोयत के जो मसाइल और मुश्किलात अगर हम इन्हें कह सकें, इनका इकबाल के जो फ़िक्र फ़न है, जो शायरी है, उसके ऊपर जो आगे जो तहरीरें हैं उस पर भी कहीं कहीं हमें असर नज़र आता है। कोई मायूसी नज़र आती है कहीं पे, या कुछ ऐसी तहरीरें इकबाल की, ये सारी जो सूरत हाल थी, ये जो ज़ाती कह लें या इसमें मसाइल थे, जिसमें मुश्किलात थी, क्या कहते हैं? इकबाल ने इस सूरत हाल को सिवाय एक जगह के कहीं जाहिर नहीं होने दिया, ठीक। और वो शख्सियतें अतिया फैजी। अतिया फैजी के नाम खतों में इकबाल ने इन तमाम कैफियत को, इन जज्बात को, इन एहसासात को लिखा। इसके अलावा उनकी नज़मों से, उनकी गज़लों से, उनकी उर्दू फारसी शायरी से कहीं से पता नहीं चलता कि इकबाल उस दौर में मायूस थे। जावेद इकबाल ने ये बात लिखी है कि इकबाल क्योंकि बुनियादी तौर पर एक दानिश्वर थे, मुफक्कर थे, लिहाजा वो इस कैफियत पर बहुत जल्द काबू पा गए। और आप देखती हैं कि इकबाल 1908 में जब वापस आए तो कुछ अर्सा उनकी शायरी हमें कम मिलती है, लेकिन फिर वो यूरोप के असर के तहत उन्होंने फारसी शायरी शुरू की, और उस फारसी शायरी का पहला जो शायरी नाज़रीन के सामने आया, उर्दू दुनिया के सामने आया, वो असरार खुदी था। तो असरार खुदी किसी तौर पर किसी मायूसी की कैफियत का इजहार नहीं करती, बल्कि वो तो एक ऐसी किताब है जो बुनियादी तौर पर हिदायत की तरफ है और कामयाबियों की बुनियाद बताने वाली। क्योंकि इकबाल खुदी को ये तस्वर बताते हैं जिसके बाद इंसान जी सकता है, अपनी नियाबत का एहसास कर सकता है। तो यूं वो मायूसी इस उनकी शायरी में, इस दौर की शायरी में कहीं दिखाई नहीं देती। अलबत्ता उनके खतों में जो अतिया फैजी के नाम है, वहां पर हमें ये सारी सूरत हाल मिलती है। ठीक। अच्छा, ये बताइए, हमारे पास आखिरी दो मिनट हैं, 2-3 मिनट। इकबाल ने खासतौर पर जो बच्चों की तरबियत की, उसमें दो चीज़ें आपने बतानी। एक तो ये है कि आपको यकीनन आपने पढ़ा है, डोरस अहमद नाम की जो खातून, एक जर्मन खातून थी, उनके ज़ेर असर जो है वो तरबियत उनके थ्रू करवाई थी। दूसरा ये है कि उसी दौर में जब इकबाल ढूंढ रहे थे अपने बच्चों की तरबियत के लिए कोई ऐसी खातून, पढ़ी लिखी खातून, तो एक इंडियन खातून जो कि बहुत पढ़ी लिखी भी थी और बड़ी पाकबाज और नमाजी, उन्होंने इकबाल को ऑफ़र की थी, लेकिन है कि इकबाल ने वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की, बल्कि ये उनके जो दोस्त थे अलीगढ़ में प्रोफेसर थे, ये गालिबन उनकी ये साली थी डोरस जर्मन खातून, उनको कबूल किया था। ये क्या वजह थी? इसमें हमें इकबाल की बाज ऐसी बातों का भी अंदाजा होता है जिससे वो अपने बच्चों को सरफराज करना चाहते हैं, और बातें ऐसी भी हैं जो उनकी जात से ताल्लुक रखती है। बच्चों की जब सरदार बेगम का इंतकाल हो गया और इकबाल खुद भी बीमार थे और उन्हें यकीन होने लगा था कि अब वो ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रह सकते, तो उन्होंने ऐसे बंदोबस्त किए जिससे उनके बच्चों की एक तरबियत का मुस्तकिल इंतजाम हो जाए। उन्होंने बहुत सी शराइत के साथ बहुत से लोगों को खत लिखे कि मुझे ऐसी खातून चाहिए, और मकामी तौर पर ही नहीं, हिंदुस्तान भर में, जिनमें रशीद अहमद सिद्दीकी भी थे जो अलीगढ़ में उनके मुतक़िद भी थे और बड़ा मोहब्बत करने वाले थे। तो उन्होंने, रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपने एक दोस्त डॉक्टर असगर अली हैदर जी, जो बॉटनी के प्रोफेसर थे, उन्होंने उनसे बात की। उनकी अहलिया जो लीजा थी वो जर्मन खातून, ठीक, तो लीजा की एक बहन जो अलीगढ़ में ही रहती थी जी, कि उनकी मसरूफियत का कोई बंदोबस्त हो जाए। ठीक, तो इकबाल, पहले तो उन्होंने असगर अली हैदर को इस पर बात की, वो रजामंद हुए, तो फिर इकबाल को लिखा। तो इकबाल जर्मन खवातीन के बारे में बहुत खुशगुमान थी, ठीक, और वो समझते थे कि वो खवातीन वफा के हवाले से बहुत अहम थी। फिर जब वो आ गई तो इकबाल कुछ दिन तो तकल्लुफ में रहे जी, और उनके सामने आते तो सूटेड बूटेड होकर, लेकिन बाद में उन्होंने
इकबाल ने उनसे इजाजत ली कि मैं ये ज्यादा देर तक नहीं रख सकता, मुझे आप जैसे मैं घर में रहता हूँ इसी तरह मुझे इजाजत दीजिए। जी और इकबाल अपनी वफात तक घर के अंदरूनी हिस्सों में सिर्फ 2 दफा गए। ठीक ये भी बहुत अहम बात है। और उस जर्मन खातून से उन्होंने सब बातें बताई कि बच्चों को की तरबियत के हवाले से मैं ये चाहता हूँ। ठीक और उन्होंने एक बात और भी कही, एक आरजू की जर्मन खातून से, डोरिस अहमद से, कि मैं अगर ना भी रहूं तो जी मेरी ये आरजू है कि आप इन बच्चों के पास उस वक्त तक रहें जब तक ये बालिग ना हो जाए। ठीक और उमर साहब ये देखिए कि इकबाल की ये खुशगवानी कितनी सच हाँ साबित हुई जी कि इकबाल की रहलत के 25 साल बाद तक वो खातून जावेद मंजिल में रही। बिल्कुल जब मुनीरा की शादी हो गई तो वो यहाँ से वापस लौटी। तो इकबाल का ये इंतखाब, जी इसके मुकाबले में हमारे दिल में जब बात आती है कि उन्होंने किसी हिंदुस्तानी औरत को, हत्ता कि आप जानते हैं कि बाज खवातीन ने इकबाल को निकाह की भी पेशकश की थी, जी लेकिन इकबाल ने इस बच्चों की तरबियत के हवाले से जो फैसला किया वो बाद में इतना अहम साबित हुआ कि जी अगर इसके अलावा कोई फैसला होता तो शायद ये नताज न निकलता। बिल्कुल ठीक। और यकीनन आपने दुरुस्त कहा, बल्कि वो जो हिंदुस्तानी खातून थी जो कि इकबाल को एक लिहाज से पढ़ी लिखी और वो पसंद भी थी, लेकिन उनकी एक शर्त ये भी थी कि इकबाल निकाह करें, उसके बगैर वो वहाँ पे उनकी तरबियत का वो नहीं करेंगी। और दूसरा ये है कि मुनीरा बेगम का मैं इंटरव्यू सुन रहा था तो उसमें वो कहते थे कि इकबाल जो डोरस आंटी के आने से पहले अलग खाना खाते थे, लेकिन जब डोरस आंटी आई तो उन्होंने आके कहा कि अल्लामा इकबाल जो भी उन्होंने कहा, मुखातब किया कि आज के बाद जो है आप सारे जो हैं वो एक टेबल पे खाना खाएंगे, जिसमें जावेद भी थे, मुनीरा भी थी और इकबाल भी थे। तो ये एक कारनामा था डोरस का। उससे पहले कहते थे कि हम अपने अपने कमरों में ही खाते थे। तो डॉक्टर साहब, आज का पार्ट 1 हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये इकबाल की निजी ज़िंदगी के हवाले थे, और जो पार्ट 2 है हम आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे और पार्ट 2 पे बात करेंगे जो इकबाल की फ़िक्री और सियासी ज़िंदगी है, शायरी के हवाले से उसकी गहराई जांचने की कोशिश करेंगे, ये सारा पार्ट 2 में। तो तब तक हम यहाँ से आपको यहाँ पे क्या कहते हैं कि अलविदा कहेंगे, और फिर इंशाल्लाह पार्ट 2 में दोबारा आपको ज़हमत देंगे कि हम बात करें आपसे। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आज का प्रोग्राम यहाँ पार्ट 1 ख़त्म होता है। पार्ट 2 जो है ये हम बात करेंगे डॉक्टर खालिद नदीम साहब से। यकीनन उनका मुताला अल्लामा इकबाल के ऊपर एक बहुत गहरा है, उनकी शायरी के हवाले से, सियासी वाबस्तगी, सियासी ख्यालात, पाकिस्तान की बातें, ये सारी बातें हम पार्ट 2 में करेंगे। और तब तक के लिए हमें इजाज़त, इंशाल्लाह।